विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कर दिया है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे और वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक होगी, जबकि काउंटिंग 4 जून को होगी। चुनाव की तारीखों की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने सियासी दलों को सख्त हिदायत दी है कि लोकसभा चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के दौरान कहा कि चुनाव के दौरान निजी जिंदगी को लेकर हमले न किए जाएं। वहीं चुनावी हिंसा पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सख्त रुख दिखाया है और मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है, लिहाजा इलेक्शन के दौरान कोई भी खून खराबा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं सोशल मीडिया को लेकर दुरुपयोग को लेकर भी और साथ ही साथ धन बल के इस्तेमाल पर भी चुनाव आयोग की खास और पैनी नजर रहेगी। इस रिपोर्ट को देखें। चुनाव आयोग ने 2024 के लिए चुनावी बिगुल बजा दिया है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इस बार भी 7 चरणों में मतदान कराए जाएंगे। वोटिंग 19 अप्रैल से शुरू होकर 1 जून तक 7 चरणों में होगी। वहीं रिजल्ट 4 जून को घोषित किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने साथ ही 4 राज्यों में भी विधानसभा चुनाव कराए जाने का ऐलान किया है। With this, I would like to, in the end, appeal to the voters that elections belong to you. बहुत मेहनत की है हमने 2 साल में, आगे भी करेंगे, लेकिन दामोदर अब आपके हाथ में है। We are handing over the baton to you. Please come and vote. पॉलिटिकल अपने जितने भी हमारे चुनाव कराने कर्मी जाएंगे, उनसे मैं फिर से एक बार अपील करना चाहता हूँ। आज सुन रहे होंगे कहीं ना कहीं कि लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करना उनका परम धर्म है। इसमें से कतई भी कोताही ना बरतें। उनको बताया गया है, इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं, अगर बरतेंगे तो विल बी रूथलेस इन डीलिंग, बिकॉज मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती। अगर 1-2 करेगा तो उसकी वजह से हम अपने इलेक्शंस को बदनाम नहीं होने देंगे। विल बी रूथलेस। मौजूदा लोकसभा कार्यकाल 16 जून को खत्म हो रहा है और नई लोकसभा का गठन उससे पहले होना है। आइए आपको सिलसिलेवार रूप से बताते हैं कब कब कितनी सीटों पर वोटिंग होगी। 19 अप्रैल को पहले चरण में 102 सीट पर वोटिंग होगी। 29 अप्रैल को दूसरा चरण 89 सीट, 7 मई को तीसरा चरण 94 सीट, 13 मई को चौथा चरण 96 सीट, 20 मई को 5वां चरण 49 सीट, 25 मई को छठा चरण 57 सीट। वहीं 1 जून को 7वें चरण में 57 सीट पर वोटिंग होगी। वहीं 4 जून को नतीजों की घोषणा होगी। चुनाव की घोषणा करते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि हमारी टीम अब पूरी हो चुकी है। हम भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारा वादा इस तरह से राष्ट्रीय चुनाव कराने का है जिससे विश्व स्तर पर भारत का गौरव बढ़े। इस दौरान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सियासी दलों को सख्त हिदायत भी दी। लोकसभा चुनाव के कार्यकाल की घोषणा के दौरान कहा कि चुनाव के दौरान निजी जिंदगी को लेकर हमले न किए जाएं। वहीं चुनावी हिंसा पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सख्त रुख दिखाया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान हिंसा की कोई गुंजाइश नहीं है। हिंसा से जुड़ी कोई भी शिकायत 100 मिनट में दूर होगी। वहीं सोशल मीडिया के दुरुपयोग से लेकर धन बल के इस्तेमाल तक पर चुनाव आयोग की पैनी नजर होगी। किसी भी प्रोसेस में वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ किसी भी स्टेट ने लगाए वो इस्तेमाल नहीं होंगे। बहुत सारी स्टेट्स ने टेम्परेरी वॉलंटियर्स और कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को लगा के रखा है, वो किसी भी स्टेज में इस्तेमाल नहीं होंगे। डबल वोटिंग, इम्पर्सोनेशन की भी शिकायत आती है। बहुत सख्त हिदायत दी गई है कि अगर इम्पर्सोनेशन के केसेस आए तो आरपी एक्ट की सेक्शन में उनके खिलाफ एक्शन लें। साथियों, बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ हम हिंसा मुक्त चुनाव देना चाहते हैं। चुनाव में हिंसा की कतई गुंजाइश नहीं है। चुनाव आयोग ने शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए अपनी कमर कस ली है। इसके लिए 7 चरणों में चुनाव होने हैं, लेकिन विपक्ष को 7 चरणों में चुनाव पर आपत्ति है।
विपक्ष का आरोप है कि सत्तारूढ़ दल बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कई चरणों में चुनाव कराए जा रहे हैं। अब विपक्ष ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। इस बार के चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है और मैं प्रदेश के सभी लोगों से कहूँगी कि बहुत सोच समझ के इस बार चुनाव अपना वोट डालें। युवाओं को रोजगार मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। महिलाओं को सुरक्षा मिले या ना मिले, ये इसका चुनाव है। हमारे किसान भाइयों को MSP मिले या ना मिले, ये उसका भी चुनाव है। Yeah, I mean, I'm as ready as I'm going to be, I think. I mean, the fact is, we probably thought it might be about 10 days sooner, but to be honest, 26 doesn't make very much difference. For me, because I'm already known to the people of Thiruvananthapuram for 15 years, 10 days more or 10 days less would not change things very much. Perhaps for the new candidate, it gives him a greater opportunity to familiarize himself with the electorate. Conversely, of course, it also gives the voters more time to know what he stands for, what he really believes in, and that could cut both ways. दरअसल इस चुनाव में एनडीए और विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच टक्कर है। बीजेपी अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 पार सीट की हुंकार भर रही है, तो इंडिया गठबंधन मिलकर पीएम मोदी को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति बना रहा है। अब जबकि चुनावी शंखनाद हो चुका है, तो देखना है कि करीब 50 दिन तक चलने वाले 7 चरणों के चुनावी दंगल में कौन विजेता बनता है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो बच गई है चुनावी बुगुल और ऐसे में लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 19 अप्रैल से 1 जून तक 7 चरणों में वोटिंग होगी और 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव होगा, जबकि 4 जून को नतीजे सभी के सामने आ जाएंगे। सियासी दलों को चुनाव आयोग की सख्त चेतावनी है कि निजी जिंदगी को लेकर हमले न किए जाए, चुनावों में हिंसा बर्दाश्त नहीं होगी, बाहुबल का इस्तेमाल ना हो, धनबल की झूठी खबरें जो है वो प्रकाशित ना हो। तमाम बिंदुओं को यहाँ पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया है, गिनाया गया, लेकिन इसका कितना पालन होता है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सूर्य प्रकाश मैथिल जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विजय कौशिक जी जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका स्वागत है। राम प्रकाश पांडे जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है TMC के। स्वागत है आपका। और अशोक कुमार तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत स्वागत है इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सूर्य जी आपके साथ, क्योंकि 4 जून को नतीजे आ जाएंगे, 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है, लेकिन चुनाव आयोग की जो सख्त हिदायत है, जो चेतावनी दी गई है, इसे भारतीय जनता पार्टी कैसे देखती है? धन्यवाद। पहले तो आपको, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और जय श्री राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव निष्पक्ष चुनाव के हिमायती रही है और मैं ऐसा मानता हूं कि ये उन लोगों के लिए एक अच्छी चेतावनी है जो लोग बूथ कैप्चरिंग करना, धनबल बाहुबल से धमकाना, मतदाताओं को मत बूथों तक ना पहुंचने देने की अपनी जो एक स्ट्रेटजी अपनाते हैं। आप देखेंगे पश्चिम बंगाल में ये चीज बहुत आम है। पश्चिम बंगाल में कभी 7 जो है चरण में मतदान होगा, तो ये एक क्लियर कट जो सोच चुनाव आयोग ने रखी है, मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और दूसरी चीज, नेहा जी, ये जो चुनाव है ना, ये चुनाव देश की दशा और दिशा दोनों को तय करने वाला चुनाव है। ये चुनाव ये तय करेगा कि हम 2047 तक इस देश को विकसित बना पाने का जो संकल्प हमने लिया है, क्या हम उस संकल्प के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्या हम अपने देश को विश्व की पहली इकोनॉमी बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं? क्या हम अपनी सीमाओं को चाक चौबंद करने के लिए, जो कि कांग्रेस के राज में तो नॉट डेवलप्ड बॉर्डर्स आर सेपरेट। ये बात की बात है कि चुनाव से क्या तय होगा, क्या तय नहीं होगा, लेकिन चुनाव के वक्त किन किन चीजों का पालन करना है ये मुख्य है। सूर्य जी, इसके अंदर ये भी खास तौर पे है कि निजी जिंदगी को लेकर हमले ना किए जाए, क्योंकि नेताओं की तरफ से एक दूसरे पर निजी हमले किए जाते हैं और जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक भी निजी हमले किए गए, बाकी पार्टियों की तरफ से, आप लोगों की तरफ से भी तमाम हमले किए जाते हैं, चाहे सोनिया गांधी, चाहे राहुल गांधी या कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के ऊपर।
ऐसे में सवाल इस बात को लेकर है कि क्या इस तरह के निजी हमले का जिक्र जब चुनाव आयोग की तरफ से किया गया है तो इसका पालन करना कितना जरूरी है? नेहा जी, माननीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी उनके ऊपर निजी हमले किए गए, उनको झूठे केसों में फंसाया गया, नाना प्रकार की एसआईटी और कमीशन में फंसाकर उनको कोशिश की गई कि किसी ना किसी तरह कानूनी पकड़ाव फंसाया जाए। नरेंद्र मोदी जी देश के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए लगातार इन लोगों के अपशब्दों को झेलते रहे और उसी नहीं, आप लोगों की तरफ से भी तो हमले किए जाते रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि आप लोगों की तरफ से नहीं किए जाते रहे। नेहा जी, जयलीला साहब किसने बोला एयरपोर्ट पे, मुझे भी याद है सुप्रिया सिन्हा किस प्रकार से चिल्ला रही थी, मोदी तेरी कब्र खोदेगी। मतलब इस स्तर पे आ गए, हम काट देंगे, मार देंगे, पीस पीस कर देंगे। इस प्रकार की भाषा केवल और केवल कांग्रेस के लोगों ने प्रयोग ठीक है विजय कौशिक जी, अब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये तो सीधे सीधे चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है। जी बात ये है कि इस भाषा का इस्तेमाल कौन कर रहा है? हमने ये कहा कि इस तरह की भाषा को लेकर कानून बन जाना चाहिए देश में, अगर मोदी जी वाकई सीरियस हैं। लेकिन फिर विक्टिम कार्ड कौन खेलेगा? मोदी जी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि अगर इस चीज को लेकर कानून बन गया तो जो मोदी जी आए दिन अपनी छाती पीटते हैं, देखो जी मुझे ऐसा कह दिया, मुझे वैसा कह दिया, और जैसे अभी सूर्या भाई कह रहे थे उनके बारे में ऐसा कह दिया वैसा कह दिया, तो फिर ये जो पीड़ित होने की जो छवि लेकर जनता के बीच में वोटों की जो भिक्षा है वो किस तरह से मांगी जाएगी? गंदा है पर धंधा है ये, इसलिए मोदी जी धंधे को बंद नहीं होने देना चाहते, वरना वो इस मुद्दे पर देश की संसद नहीं, फिर ये तो नहीं कहेगी कांग्रेस पार्टी की लोकतंत्र में अब तो विपक्ष के बोलने का भी अधिकार छीन लिया। देखिए, निश्चित तौर पर विपक्ष से अधिकार छीना जा रहा है, न केवल विपक्ष से बल्कि जो देश के हालात हैं वो बड़े भयावह हालात हैं। और अभी सूर्या भाई के मुंह से एक सच्चाई निकली, उन्होंने कहा कि 2047 तक इस देश को विकसित न बनाने का संकल्प लिया भाजपा ने, तो अचानक इनके मुंह से निकला है, मैं मानता हूँ। लेकिन सच तो यही है, भाजपा कह कुछ रही है, हो कुछ हो रहा है, देश के संसाधन बेचे जा रहे हैं। मैंने ये कहा था कि 2047 तक देश को विकसित तरह से बनाने या ना बनाने का चुनाव है और आपने भी कहा था कि वोटों की भिक्षा मांगना। अरे भैया, हम तो हमें वो 4 महीने आपके ऊपर मीटिंग बैठती है, सर झुकाना पड़ता है जनता के चरणों में, किसी और प्रकार से सरकारी हाथ नहीं आती साहब, तो इस बात को ध्यान रखिए। लेकिन आप जो देश के अंदर करते हैं, इमरजेंसी लगा देते हैं, जेलों में भर देते हैं, और इमरजेंसी के अंदर विपक्षी नेताओं को जेल में बंद करके उनसे नखून तक निकाल देते हैं। ठीक है तिवारी जी, ठीक है तिवारी जी, अब निजी हमले बर्दाश्त नहीं होंगे और चुनाव से ऐन पहले अगर किसी पे भी निजी हमले किए गए किसी भी नेता पर, तो वो ठीक नहीं होगा, उस पर चुनाव आयोग एक्शन भी लेगा। कैसे से देखते? समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से भी हमले किए जाते हैं चुनाव से आने पहले, पब्लिसिटी पाने के लिए या फिर अपने आप को लाइमलाइट में रखने के लिए, पार्टी को ऊपर उठाने के लिए। जी नेहा जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे ज्यादा घिरी है भाजपा। भाजपा को अग्नि परीक्षा देनी है। भाजपा के नेता बड़बोले हैं और लगातार निजी हमले करते रहते हैं, चाहे जिस चीज भी तरीके से करते हैं, वो निजी हमले करते ही हैं, मानते नहीं, परिवार को लेकर करते हैं, नाम बदनाम करते हैं, और इसमें कहने की बात नहीं देश जानता है। अब परीक्षा है कि उनके ऊपर ये कितने कड़ाई से पालन करेगा चुनाव आयोग, ये देखने की बारी है। जहां तक 7 चरणों का चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरी तरह से बैकफुट पर है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जनता से कट चुकी है, महंगाई इस कदर बढ़ी हुई है, बेरोजगारी इस तरह से लबालब देश में भरी हुई है कि जो है किसान आंदोलन है लगातार। उसने जो है दो वादे का बताऊंगा, 2 करोड़ रोजगार देने की बात है, जो कि हवाई हो गई, साबित हो गया। ठीक है, वो वादे और दावों पे हम आएंगे ना, वो तो पार्टियों की तरफ से लगातार किए जाते हैं, आप लोगों की तरफ से भी तो किए गए थे, लेकिन आपने कितना किया नहीं किया वो एक अलग चीज है। लेकिन बात इसकी हो रही है कि क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की ही अग्नि परीक्षा है क्या? राम प्रकाश पांडे जी, क्या सभी दलों के नेताओं की अग्नि परीक्षा है? जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल में कुछ किया तो है नहीं, और ये आते हैं
तो दीदी ओ दीदी, इनके पास व्यंग्यात्मक कुछ ना कुछ। नहीं तो दीदी और दीदी बोलने में क्या दिक्कत है? दीदी और दीदी बोलने में क्या दिक्कत है? कोई किसी को गाली दे रहे हैं क्या? ऐसा है एक बोलने का ढंग होता है कि व्यंग्यात्मक ढंग से बोलना, और एक ये तो अपना स्टाइल हो सकता है, प्रधानमंत्री का अपना स्टाइल है। ये लहजा देखिए, लहजा कितना कितना चकोरी छाप लहजा है। आप इस पर गौर कीजिए, आप भी महिला है जी। किस तरह से दीदी और दीदी बोला जाता है। ठीक है। और ये तो आपका व्यक्तिगत हमला बोलना तो हमारे प्रधानमंत्री ने बंगाल में चालू कर दिया है। वो 4-5 सभाएं करके चले गए हैं। उनके पास कोई गारंटी बोलते तो ना, गारंटी तो कुछ भी नहीं है पश्चिम बंगाल में। उससे ज्यादा दीदी की गारंटी है। वो खाली अपने ढंग से खाली एक यही करे जा रहे थे, व्यक्तिगत हमला करने में सबसे आगे। ठीक है, सूरज जी जवाब दीजिए। शुभेंदु अधिकारी वही है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से निजी हमले किए जाते हैं, और वो जर्सी गाय और न जाने क्या क्या, एक लंबी फहरिस्त है। अगर हम निकालेंगे तो बहुत लंबी फहरिस्त है, क्या क्या बयानबाजी की गई। अगर मैं निकालने पे आऊंगा तो 115 से ज्यादा बार माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और उनके माताजी के लिए, उनके पिताजी के लिए आप शब्दों का प्रयोग कांग्रेस और सबके विपक्ष ने किया है। आपको याद होना चाहिए किस प्रकार से पवन खेड़ा ने पीसी के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के श्रद्धेय स्वर्गीय पिताजी के नाम से छेड़छाड़ की थी। वो जनता जानती है किस प्रकार से उनकी माताजी को अपशब्द कहे गए, जनता जानती है। उनके परिवार को लेके किस प्रकार के जो है वो टीका टिप्पणी की गई है, जनता जानती है। लेकिन इन सबसे इतर देखिए, हमें जनता का काम करना है, भारत को कैसे। चलिए अब तो ये कहेंगे ना कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो सही ट्रैक पे रहेंगे और निजी हमले नहीं करेंगे चुनाव आयोग की सख्त टिप्पणी के बाद। नेहा जी, हम सदैव सही ट्रैक पे रहते हैं। हम कभी भी गलत ट्रैक पे नहीं उतरते हैं। ना हम बैंकॉक जाते हैं, ना पटाया जाते हैं, ना इटली जाते हैं। हम भारत में रहते हैं और भारत माता की जय कहते हैं और भारत के लिए सेवा में रत रहते हैं। और रही बात दीदी की गारंटी, तो दीदी की गारंटी ये है कि अब की बार अगर दीदी गारंटी दे रही कि वो चुनाव जीती तो हर जिले में संदेश खाली के अंदर जिस प्रकार का बलात्कारी था, घरों से महिलाएं निकाल के ले जाता था, बलात्कार करता था, पूरी रात टीएमसी। ठीक है, चुनावी हिंसा नहीं ठीक है, अब अलग ट्रैक पे नहीं जाएंगे। चुनावी हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राम प्रकाश पांडे जी, एक बड़ी जिम्मेदारी है, और पश्चिम बंगाल में तो चुनावी हिंसा के कई मामले सामने आ चुके हैं। अक्सर आते हैं, जब भी चुनाव होते हैं तो हिंसा तो होने वाजिब है वहाँ पर। पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार भी किसी हिंसा को बर्दाश्त नहीं करती है। किसी तरह का भी इलेक्शन में किसी तरह से इस तरह का कोई किसी भी हिंसा को नहीं बर्दाश्त करेगी। जो भी दोषी पाया जाएगा उसको जो सजा बनेगी उस सजा में। ठीक है, हमारी पार्टी हमेशा तत्पर रहेगी। नहीं, वो तो देखा ही गया है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है राम प्रकाश पांडे जी, और कहने से चीजें बदल नहीं जाती है। जो चीजें हैं वो दिखती है। लेकिन तिवारी जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, जो हालात और जो स्थितियां हैं उसके बीच इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि बाहुबल का इस्तेमाल, धनबल का इस्तेमाल इस चुनाव में नहीं होना चाहिए। उन मेजर पॉइंट्स को कहीं ना कहीं हाईलाइट किया गया चुनाव आयोग की तरफ से, जो अक्सर या तो बयानबाजी में आते हैं या दिखता है। बहुत अच्छी बात है। ये सारी बातें भारतीय जनता पार्टी पर ही लागू होती हैं। देखिए, स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, आप ज्यादा समय देंगे नहीं, इसलिए ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं जो मुद्दे हैं, जो महंगाई बेरोजगारी का मुद्दा है, किसान का मुद्दा है, उस मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, जो रही सही कसर थी, भाजपा की जो रही सही कसर थी, भाजपा कहती थी पार्टी बिग डिफरेंस, पार्टी बिग डिफरेंस। अब आज भाजपा आतंक गले में भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये साबित कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से जो आया है इलेक्टोरल बॉन्ड का जो है चीज सामने आई, उखल के आई है, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। स्पष्ट हो गया है कि उधर चंदा दिया और उधर जो है उसका काम मिल गया, उधर ईडी का छापा पड़ा, दबाव पड़ा, उधर पैसा मिल गया। स्पष्ट हो गया है। ज्यादा समय नहीं देंगे, मैं बहुत कम समय में बोल रहा हूँ, मेरे पास प्रमाण है, प्रमाण मैं दे सकता हूँ। मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक है, उसने 800 करोड़ रुपए चंदा दिया और तुरंत उसको 1440 करोड़ का काम मिल गया। ठीक है, चलिए विजय कौशिक जी, एक आखिरी सवाल, क्योंकि मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पे हूँ। सवाल इस बात को लेकर ये भी हाईलाइट किया गया है कि झूठी खबरों पर इलेक्शन कमीशन आखिर सख्त होगा।
झूठी खबरें नहीं दिखाई जाएगी ना फैलाई जाएगी? देखिए, सवाल यह है कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलेंगे और चैनल लाइव दिखा रहे होंगे तो उसका क्या इलाज करेगा चुनाव आयोग? क्या चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करेगा? चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करेगा? नहीं करेगा। और एक बार मोदी जी ने कहा था कि कांग्रेसी सपने में उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। मुझे बताइए कि वो सपने तक में पहुंच जाते हैं कांग्रेसियों के? तो हालात खराब हैं। ठीक है, चलिए, हालात खराब है, इस बात का जिक्र विपक्षी पार्टियों की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन जिन बातों का जिक्र इलेक्शन कमीशन ने किया है उसका कितना पालन किया जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। पक्ष विपक्ष में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।